ठीक, क्लियर है क्या सब? हाँ सर। बस हो गया वैसे, ये चैप्टर खत्म। एक आध चीज़ और पढ़ लेते हैं, इसे तो एंडलेस है दुनिया। जैसे मेरे को चोक कॉइल पढ़ाना है, कितना तुम्हें जानना है ये देखो। ग्राफ वगैरह सब एग्जैक्टली सेम बनेगा यार। ये लो, ये है ग्राफ। क्या चीज़ का ग्राफ है ये? एनर्जी के टर्म्स में बताना है बेसिकली तुम्हें, तो क्यू वगैरह का ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तुम। ठीक है, तो क्यू यहाँ से प्लॉट मत करना, जिस कंडीशन से हमने पढ़ना शुरू किया है उसके हिसाब से तो क्यू कॉस में था। ये एसएचएम उल्टा भी हो सकता था ना, पहले मैं इंडक्टर को भी वो कर सकते थे, चार्ज कर सकते थे। ठीक है, तो जो पढ़ा है हमने उसके हिसाब से ये एसएचएम हमने पढ़ा है क्यू के लिए। इंडक्टर को भी चार्ज करके सेम चीज़ अचीव की जा सकती थी। इसको भी एसएल अरोरा से पढ़ना, उसने थोड़ा सा अलग डायमेंशन से दिया होगा कुछ। ये देखो, मैंने इक्वेशन बनाई थी ये, डी स्क्वायर आई अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 1/LC आई इक्वल टू 0। रुको, कुछ सोच रहा था। ठीक है, देखो मैं यहीं पे ना आई को पुट कर रहा हूँ, आई को यहाँ पे पुट कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक चार्ज का टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, ये करंट का टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन था। ठीक है, कहने का ये मतलब है कि बस दोनों के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। एसएल अरोरा में क्योंकि क्यू के टर्म्स में उसने बताया है। जस्ट से इट वंस। चोक कॉइल जितना पढ़ना है उतना ही बताऊंगा। तुम्हारे ट्यूबलाइट में ये लगा होता है, देखे होगे कहीं पे ट्यूबलाइट है तो बीच में एक छोटा सा कुछ लगा होता है इतना बड़ा। ठीक है, ये क्या चीज़ होता है? ये चोक कॉइल होता है। आजकल तो उतना दिखता नहीं है, अंदर में घुसा करके रखते हैं ऐसा मान लेना। ठीक है, मोटा सा लगा होता था, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर प्रोजेक्टेड आउट रहता था वो, थोड़ा सा। ठीक है, ट्यूबलाइट्स में रहता था पुराने वाले में, तो वो चोक कॉइल है। उसके अंदर चोक कॉइल रहता है उसके अंदर में। ठीक है, चोक कॉइल क्या है? चोक कॉइल इज एन इंडक्टर। हाँ हाँ हाँ, बताया था ना, चोक कॉइल इज एन इंडक्टर। किसी सर्किट में सोचो, इज एन इंडक्टर, चोक कॉइल इज एन इंडक्टर, व्हाट इज इट यूज्ड? इट इज यूज्ड टू कंट्रोल करंट। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। चोक कॉइल, पता नहीं क्या स्पेलिंग लिखा है मैंने। इट इज यूज्ड टू कंट्रोल अमाउंट ऑफ करंट इन अ सर्किट। थोड़ा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है ना ये। इसकी अगर एक डीसी सोर्स लगाओ तो इट प्रोवाइड सम, डीसी में ही प्रोवाइड करता है ना, और कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है? कुछ एक्सेल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस ये प्रोवाइड करता है। तो किसी सर्किट में अगर करंट देखें तो V/Z हो जाएगा, जिसमें उसकी वैल्यू एक्सेल रहेगी अगर सिर्फ इंडक्टर है तो। दुनिया में ऐसी कोई सर्किट नहीं है जिसमें प्योर इंडक्टर लगा सको
ठीक है, दुनिया में ऐसे कोई सर्किट है क्या इंडक्टर लगा सको प्योरली? कभी नहीं लगा पाओगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस भी रहेगी। ठीक है, तो ये अमाउंट ऑफ करंट को कंट्रोल कर रहा है, तो हम लोग रेजिस्टेंस से क्यों नहीं कंट्रोल कर लिए? रेजिस्टेंस इसलिए नहीं कंट्रोल किया क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना वो हीट को डिसिपेट कर देता है। इन रेजिस्टेंस ओवर अ फुल साइकिल देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ हीट, है ना, देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी, बट अ चोक कॉइल डज नॉट डू सो। द एवरेज पावर इन अ चोक कॉइल इज जीरो। ठीक है, इतना ही समझना है, इसके आगे पीएचडी नहीं करनी है। क्या लिखना है समझ गए हो? व्हाट इज अ चोक कॉइल, वेयर इट इज यूज्ड, हाउ इट इज यूज्ड, व्हाई इट इज यूज्ड। चोक कॉइल इज एन इंडक्टर, इट इज यूज्ड इन ट्यूबलाइट्स टू, या फिर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। It is used instead of resistance because if we use resistor as a current amount controlling device, then heat will definitely be lost in any cycle, but in an inductor the average heat loss in a cycle is zero. ठीक है, इससे ज़्यादा की ना पीएचडी करनी है ना ज़रूरत है। ठीक है, ये देखो, ये एक एलसीआर सर्किट है, बोलो तो सही है कि गलत है? कैन इट बी एन एलसीआर सर्किट? कैन इट बी? ठीक है, इट कैन बी एन एलसीआर सर्किट। क्यों? इसकी कोई इंडक्टेंस वैल्यू होगी? इंडक्टेंस क्यों आ रही है? उसकी जियोमेट्री के चलते आ रही है, म्यू नॉट एन स्क्वायर वी, अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, बट इसकी कुछ रेजिस्टेंस भी तो हो सकती है ना। प्योर कॉपर का ही बना दिया है, एकदम जीरो रेजिस्टेंस है, बोल ही दिया तब तो बात अलग है, बट इट कैन हैव सम रेजिस्टेंस वैल्यूज। तो इसके लिए भी अगर मैं जेड लिखूं तो इसके लिए भी जेड लिखते समय ये सब चीजें आ सकती हैं, तो डोंट वरी, मतलब मर मत जाना इन सब चीजों को देख करके। ठीक है, इसी में है। ठीक है, इसकी इंडक्टेंस वैल्यू 4 हेनरी दे रखी है, 2 हेनरी दे रखी है। ठीक है, 2 हेनरी दे रखी है मान लो। इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू मैंने 20 ओम दे रखी है, या फिर मान लो 12 ओम दे रखी है। ठीक है, यहाँ पे मैं इस बार डीसी सोर्स लगा रहा हूँ, समझ रहे हो? अब ये डीसी सोर्स में मैं बोल दिया कि 240 वोल्ट है। ठीक है, फाइंड करंट, बस इतना बोला है मैंने, फाइंड करंट इन द सर्किट। क्योंकि डीसी है तो इन्फिनाइट टाइम बाद पूछा होगा, यही मानोगे तुम। कितना होगा? 240/12। 20। ठीक है, तो एन इंडक्टर इन अ डीसी सर्किट बिहेव्स लाइक अ स्ट्रेट वायर बिकॉज आफ्टर इन्फिनाइट टाइम ही हमें पूछा गया होगा इन जनरल। अगर तुम उस आंसर को और पर्टिकुलरली अच्छा बनाना चाहते हो, तुम्हारे आंसर को सीबीएसई का, तो बोलना एट टी इक्वल टू जीरो, जीरो करंट रहेगा, एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी इतना करंट रहेगा। ठीक है, इससे होलिस्टिक आंसर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तुमने हर एस्पेक्ट कवर कर दिया। ठीक है, वॉटलेस करंट, ये सीबीएसई में नहीं है वॉटलेस करंट इस साल के लिए। डेफिनेशन वगैरह पढ़ करके बुक से बहुत आसानी से समझ सकते हो, बट मैं फिर भी समझा रहा हूँ। कहीं पे आई है, कहीं पे इसका इक्विवेलेंट आ गया कुछ वी, वी नेट आ गया इतना। ठीक है, और ये फाई है, तो कितना पावर है बोलते हैं हम लोग? ऑफ कोर्स दे आर आरएमएस वैल्यूज, तो पावर है बोलते हैं वी आरएमएस, है ना, यही वी आरएमएस है, आई आरएमएस कॉस फाई। ठीक है, बैकग्राउंड अगर चेक करें तो वी नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। ठीक है, ये बैकग्राउंड था हमारा, ये पावर हुआ करता था। -5 होगा ना इस केस में। इस केस में माइनस होगा, इस पर्टिकुलर केस में। ठीक है, पी एवरेज वगैरह हुआ करता था, मतलब कुल मिलाकर के इसको तुम याद करते जाओ, आखिरी में कॉस फाई रह जाता था, इसका कॉस फाई इसके साथ जो मल्टीप्लाई रहता था। ठीक है, वही हमारा पावर प्रोड्यूस किया रहता था, बिकॉज जो दूसरा ओमेगा टी वाला टर्म रहता था वो तो मर जाता था। ठीक है, इन एनी केस यहाँ पे भी कॉस फाई दिख रहा है हम लोग को, तो इसको हम लोग ऐसा बोलते हैं कि वी आर एम एस आई आर एम एस का कॉस फाई है करके, वी से इट लाइक दैट। ठीक है, और बोलते हैं कि ये देखो ये आई का कॉम्पोनेंट होगा 2, उसका, बिकॉज हियर एवरी एनालिसिस इज अ वेक्टर एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, जो बोलना है बोलो। ठीक है, आगे जाकर देखो कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के टर्म में पढ़ते हैं एवरीथिंग को।
इनके दो कंपोनेंट थे इस आई के, कौन कौन से? एक तो आई आर एम एस कॉस फाई, जो उसके अलोंग था वी आर एम एस के, वही दोनों का तो प्रोडक्ट ले पाए। और जो आई आर एम एस साइन फाई रह गया इधर, उसका कहाँ प्रोडक्ट ले पाए उसके साथ में? ये तो प्रोडक्ट है, ये उस पार्ट को अफेक्ट ही नहीं कर सकता। वी तो इधर है ना, वी इज देयर। ठीक है, कोई बंदा ऐसा बोलता है सर वी आर एम एस का कॉस फाई क्यों नहीं सोचे? सोच सकते थे, तुम्हारी मर्जी है। बट ये जो आई आर एम एस साइन फाई है, दिस कॉम्पोनेंट इज कॉल्ड वॉटलेस करंट। दिस कॉम्पोनेंट ऑफ करंट is called वॉटलेस करंट। इसलिए वॉटलेस करंट क्योंकि ये वॉट में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहा है, वॉटलेस। ठीक है, निकम्मा करंट है ये करंट बस काम कर रहा है। इट इज जस्ट अ कंसेप्ट। ठीक है, सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, इसीलिए हटा दिए। सोचो कितना बड़ा सिलेबस हटा दिया तुम्हारे, उससे कुछ भी नहीं हटा है। ठीक है। इज देयर एनीथिंग एल्स? ट्रांसफार्मर तो पढ़ा दिया यार कल, अरिंदम था तो तू। कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो पूछो। सर वो क्यू के टर्म्स वाला इक्वेशन एक बार दिखा दीजिए ना। हाँ सर, वही वाला इक्वेशन देखना था। ये हाँ यस। हो गया होगा। हाँ सर हो गया। यस सर। किसी क्वेश्चन में तुम्हें डाउट नहीं आ रहा भाई? क्वेश्चन जब बना रहे हो तो हर्ष अग्रवाल ने तो छोड़ ही दिया क्वेश्चन बनाना, जहां तक मैं समझ रहा हूँ। बन जा रहा है ना क्वेश्चन तुम्हें कि नहीं बन रहा है? चलो, एक एक आखिरी तरीके का एनालिसिस। कोई भी ये मत सोचना समय से पहले छोड़ दूंगा, वैसे भी काफ़ी स्ट्रिक्ट शेड्यूल में चलते हैं अपन, बहुत एफर्टलेसली बन जा रहे हैं। अच्छा पढ़ाता हूँ यार मैं। चलो चलो, मजाक कर रहा हूँ। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तुम क्योंकि अच्छे स्टूडेंट हो तो मैं तुम्हें कॉम्प्लेक्स एनालिसिस सिखा रहा हूँ। इट इज़ अ वेरी इजी एनालिसिस। कॉम्प्लेक्स नंबर एनालिसिस, वेक्टर एनालिसिस, जो बोलना है बोलो। इसके बिना भी बन जाएगा, बट एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग लगता है, बट अब दिमाग नहीं है हमारे पास, मान लेते हैं। जेई का ही क्वेश्चन है, वही करा दे रहा हूँ एक बार। जेई 2012 में आया है। देखो, ये जो सर्किट बनाया हूं ना, एसी की दुनिया में इसी को पैरेलल सर्किट बोलते हैं। समझ रहे हो? एसी की दुनिया में इसको पैरेलल सर्किट नहीं बोलेंगे, याद रखना। ठीक है, दिस इज नॉट अ पैरेलल सर्किट इन एसी वर्ल्ड टेक्निकली। क्यों? एसी के वर्ल्ड में जब रिएक्टिव कंपोनेंट्स, रिएक्टिव कंपोनेंट्स जब पैरेलल में हो, व्हेन रिएक्टिव कंपोनेंट्स आर इन पैरेलल, देन सर्किट इज सेड टू बी पैरेलल सर्किट। समझ गए? ठीक है, कौन से दो रिएक्टिव कंपोनेंट है यहाँ पे? कैपेसिटर, इंडक्टर, है ना? तो इसको पैरेलल बोलेंगे। नेडलेस टू से सर दोनों का ग्राफ अलग बनेगा।
आई डोंट नो क्या बोलना चाह रहे हैं। यहाँ पे जितना चीज़ सीखना है ना उतना सीख ले। मैं तेरी बात को नहीं समझ पाया, ठीक है। यहाँ पे इसको सी मान लेते हैं, इसको आर मान लेते हैं, एल मान लेते हैं, आर मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो मैं क्या करूँगा, ये डायग्राम तुम्हें याद है, ये डायग्राम में मैं इसको रियल एक्सिस बोल दूंगा। नहीं मैं समझ नहीं पाया रिदम, तू सॉरी मत बोल, आई कुडंट गेट इट, इट्स माई फॉल्ट, ठीक है। और इसको मैं इमेजिनरी एक्सिस बोल दूंगा, चलेगा, क्योंकि रियल नंबर्स में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। रियल नंबर में एक रियल एक्सिस होता है और एक इमेजिनरी एक्सिस होता है। इसको जे से आई से डिनोट करते हैं, याद है ना, ए प्लस आई भी याद होगा, ठीक है। मैं आई यूज नहीं करूंगा इसमें, क्यों, आई तो करंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अरे भाई हम कभी कभी वॉल्यूम के लिए, कभी कभी हम वॉल्यूम के लिए वी ना यूज करके डी टाउ क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वी पोटेंशियल के लिए यूज हो रहा होगा, तो यहाँ पे आई करंट के लिए यूज होता है ना, तो हियर वी विल यूज हियर ए प्लस जे बी, ठीक है। मेरा नोटेशन नहीं है, वर्ल्ड का एक्सेप्टेड नोटेशन है, ठीक है। मैं तो फिर भी आई यूज करता, भले ही करंट को कैपिटल आई से दिखा देता, ठीक है। खैर अपनी अपनी बात है, तो यहाँ पे जे लिख दिया मैंने, ठीक है। नाउ मैं बोलूंगा कि इस सर्किट का जो मैं यहाँ पे नीचे में बना रहा हूँ अभी, आर है और सी है, ठीक है। इसके लिए जो जेड होगा ना, मैं बोलता कि आर प्लस, सोचो सी कहाँ पे रहता है, यहाँ पे रहता है ना, एक्स सी, यहाँ पे तो एक्सएल रहता है ना ऊपर में, तो मैं आर मार डालूंगा, कम ऑन कम ऑन। ओके इसको मैं बोलूँगा जे माइनस जे, माइनस क्यों लिखे हैं, बिकॉज बिलो है और एक्स सी, समझ गए हो। मैं यहाँ पे अगर एक इंडक्टर भी बोल दूँ तो इसका जेड कितना, चलो दो में समझो, दो में समझोगे बहुत इजीली, तुम समझोगे बहुत जल्दी। अब मैं अगर बोलूँ कि इस यहाँ पे करंट जो आएगा, ठीक है, अगर इसको लगा रखें इसके अक्रॉस में, एक वी के अक्रॉस में, तो यहाँ पे कितना आएगा, तुम बोलोगे कि वी बाई जेड आएगा, ठीक है। जेड की क्या रहेगी, आर माइनस जे इंटू एक्स सी, ठीक है। ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा है ना, तुम मैग्नीट्यूड तो बताओ, ए प्लस आयोटा बी का क्या मैग्नीट्यूड होता है, ए स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। है ना। मैग्नीट्यूड में ये मत कर देना कि आयोटा का स्क्वायर तो सर माइनस होता है, वो नहीं, ये तो डिस्टेंस है ना कोई प्रकार का, यहाँ से लेकर के कुछ ए कॉमा आई बी कॉम्पोनेंट है कहीं पे, ए कॉमा बी कोई पॉइंट है, उसका डिस्टेंस है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे बोलोगे तुम वी अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही लिखना चाह रहे हैं, यहाँ पे यही लिखे हैं हम। ये दोनों नोटेशन सेम है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर नोटेशन में, एक सिंपल डिस्टेंस नोटेशन में है, ठीक है। बस हो गई बात खत्म। इसका बता सकते हो, अभी इस पूरे चैप्टर में हर चीज जो किए हैं, हर वो चीज तुम इस कॉम्प्लेक्स नंबर से कर सकते हो। तो एक्सएल एक्सी आर, इसका जेड होगा आर प्लस, देखो एक्सएल ऊपर है तो जे एक्सएल, एक्सी नीचे है तो माइनस जे एक्सी, ठीक है। सिंपल तुम्हें एडिशन आता ही है, तुम इसको करोगे आर प्लस जे टाइम्स एक्सएल माइनस एक्सी, ठीक है। रेजोनेंस का क्या मतलब होता है इस दुनिया में, इस नोटेशन में, रेजोनेंस मतलब रिएक्टिव कंपोनेंट्स का जीरो होना, समझ रहे हो। जैसे ए प्लस जे भी लिख रहा है ना, तो रेजोनेंस मतलब बी इक्वल टू जीरो, ठीक है, समझ गए होगे। आई इक्वल टू वी बाई जे लिखते हैं, जेड, ठीक है, जे नहीं जेड। तो वी बाई जेड, जेड लिखते हैं, तो आर प्लस जे टाइम्स, बट ये हैबिट तुम उतनी डालना मत, डाल सकते हो, डालने में क्या है, मतलब कि नीचे में भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख रहे हैं, बिकॉज नीचे में वेक्टर्स नहीं जाते ना, वी डू नॉट राइट देम लाइक दैट। मैग्नीट्यूड लिख दिया करो, मैग्नीट्यूड तो पता ही है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, ठीक है।
कब रेजोनेंस होगा, बी जीरो होगा, तो बी कौन था, बी मतलब जे का कोफिशिएंट, तो एक्सएल इक्वल टू एक्सी, तब रेजोनेंस आता। वही कंडीशन निकल कर क्या रही जो बोल रहे हैं, अलग थोड़ी निकलेगी, बस नोटेशन ही तो बदला है। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे चीज़ें कैसे लग रही हैं, पैरेलल में लग रही हैं, है ना, तो पैरेलल में ऐड कर लेंगे। देखना यहाँ पे, देखते रहो। तुम बोलोगे कि 1/z जो होता है वो 1/z1 प्लस 1/z2 होता है करके। ठीक है, इसको 1 बोल देता हूँ, इसको 2 बोल देता हूँ। ठीक है, देखते रहना। z1, अच्छा बाय द वे इस 1/z इक्विवेलेंट को y बोलते हैं, एडमिटेंस। ठीक है क्या, इम्पेडेंस का उल्टा। ठीक है, जानने की जरूरत नहीं है। तो z1 को देखो, z1 में तो दोनों सीरीज में है ना, z1 में तो दोनों सीरीज में है, तो उनको मैं लिखूंगा r माइनस जे टाइम्स एक्स सी, क्योंकि c तो नीचे रहता है। ठीक है, z2 1 अपॉन, तो फॉर्मूले में 1 अपॉन को कुछ कर नहीं सकता, z2 में तो दोनों आपस में सीरीज में है ना, तो r प्लस जे टाइम्स एक्सएल। ठीक है, ये हो गया 1/z, 1/z इक्वल टू, कोई ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, तुम क्या करो, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दो, r प्लस जे टाइम्स एक्स सी अपॉन, अब क्या हो जाएगा नीचे में, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो जाएगा, और ऊपर में हो जाएगा, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के स्क्वायर को भी यहाँ पे ध्यान दे देना हमने, आर स्क्वायर माइनस वो रहता, हाँ ठीक, कॉम्प्लेक्स नंबर को भी ध्यान दे दिया हमने। ठीक है, ये हो गया। देखो, है तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर ना, तो अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कोई ना कोई प्रकार का कुछ तो बनेगा, जी प्लस जे भी कुछ तो बनेगा। ठीक, जी प्लस जे कुछ एच मान लो। फॉर रेजोनेंस क्या करना होगा तुम बताओ मेरे को, यहाँ पे क्या लिखूं इस कंडीशन के लिए, एच इज इक्वल टू जीरो। एच इक्वल टू जीरो। रिएक्टिव कंपोनेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है, हमें इमेजिनरी कंपोनेंट चाहिए ही नहीं। ठीक है, फेज लैग फेज लीड नहीं चाहिए, फेज लैग फेज लीड नहीं होना चाहिए, परफेक्ट रेजोनेंट होना चाहिए जो अप्लाइड सोर्स है और इसके बीच में। मैं इसको, क्रॉस प्रोडक्ट भी ले सकते थे यार सीधे सीधे, नहीं चलो ऐसे ही रख देते हैं। ये बात ध्यान दो, हम ये चीज को ना यहाँ देखेंगे, मतलब वाई के लिए एनालिसिस बोल रहे हैं। ठीक है, जस्ट वेट करो यार, इसमें कैसे करें। यहाँ पे भी कंडीशन ये निकल करके आएगी, एक बार तो रट लो तुम। मैथमेटिकल यहाँ पे मेरे को दिक्कत हो रही है, मैं कर रहा हूँ इसको।
चलो यार करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट लेकर के, पूरा मेहनत कर लेते हैं, नीचे वाले पार्ट को छोड़ देते हैं, नीचे वाले पार्ट को, है ना। रियल पूरे कंपोनेंट को छोड़ दूं मैं, क्योंकि हमें एच को जीरो करना है ना, कैलकुलेशन को सरल करने के लिए मैं रियल कंपोनेंट को छोड़ दे रहा हूँ। इसको हटा दिया मैंने 1 मिनट के लिए एनालिसिस से अपने, इसको हटा दिया मैंने, तो क्या रह गया है, एक्स सी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, है ना। जे का कोफिशिएंट को जीरो होना है, ये एक्सेल है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला पार्ट को जीरो होना है, तो मतलब इसको इक्वल टू कर देता हूँ फिर। इधर भेज देते हैं इसको। हो रहा है ये, रुकना 1 मिनट सोचने दो। रुको यार, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स सी एक्सएल आएगा क्या सर? नहीं आएगा तो ये कंडीशन यार फाइनली, जो बाहर वाला ओमेगा है ना। फिर यहाँ से आर को क्या करेंगे? देखो अगर एक्स सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा, 1 मिनट सुनो पहले, एक्स इक्वल टू एक्सएल हो जाएगा, तो ये ओमेगा इक्वल टू ये हो जाएगा, है ना, 1 अपॉन, तो ओमेगा इक्वल टू 1/√LC आ जाएगा। और अगर ये दोनों बराबर हैं तब डिनोमिनेटर कट भी जाएंगे, ठीक है, इसलिए थियोरेटिकली तो सही है। ठीक है ना, तब मैं कैलकुलेट करने में थोड़ा गड़बड़ कर रहा हूँ, करके देखते हैं, चलो। इसको उधर भेज रहा हूँ, इसको इधर भेज रहा हूँ। आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर अपॉन ओमेगा सी इक्वल टू ओमेगा एल आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर। कुछ गड़बड़ हुई यहाँ पे मेरे से। ओके, नहीं हुई है। सही है सर। चलो यार मैं देख करके बता दूंगा। आई डोंट नो क्या गड़बड़ हो रही है, बहुत बच्चों वाली कुछ हरकत हो रही है। सर आर को किससे रिप्लेस करेंगे अपन? रिप्लेस मतलब? सर आर तो टर्म रह जाएगा ना, उस इक्वेशन को सॉल्व करते रहेंगे तो आर को रिप्लेस करना पड़ेगा। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वाला टर्म। 1 मिनट रुक जाना ना।
ठीक है, आएगा तो यही यार। एक फाइनल ट्राई, रुक जाओ। हम ये पूरे इक्वेशन को ना ओमेगा में लेकर के आ जाते हैं, ठीक है। देखते रहना कुछ गड़बड़ ना हो। इस ओमेगा को कट कर देते हैं एक बार। ओमेगा स्क्वायर बना ही है तो उसको क्या करें, भेज देते हैं, राइट साइड भेज देते हैं। आई होप कुछ यहाँ पे कॉपी करने में कोई गड़बड़ नहीं थी ना, इसको इससे मल्टीप्लाई किए थे। ठीक है, इस ओमेगा सी को यहाँ भेज देते हैं। ओमेगा स्क्वायर को एक साइड ले आते हैं। ओमेगा आ जाएगा कितना, ठीक है क्या यहाँ तक? सर एक एल सी माइनस आर स्क्वायर कैसे है? देखो आर पहले तो स्क्वायर इस ओमेगा को माइनस एल इंटीग्रेट बाय कर लो। सी होगा ना शायद। हाँ, एक सी होगा ना यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे होगा ना। एल बाय सी होगा। हाँ ये वाला ना। हाँ तो ये एल बाई सी को मैं हाँ यहाँ सर। पे एल बाई सी लिख देता हूँ। ओमेगा जो है वो एल माइनस सी आर स्क्वायर रह सर जाएगा। अपन ये भी सर शायद माइनस में होगा ना, मतलब आर स्क्वायर माइनस एल बाय सी होगा ना, क्योंकि अपन ये एल बाय सी वाले टर्म को राइट साइड भेजें, ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर को लेफ्ट साइड लाएं। इसको लेफ्ट मतलब साइड लेकर उल्टा के बोल आया रहा हूँ, हूँ। ओमेगा इसको लेफ्ट साइड, उसको लेफ्ट अच्छा साइड ओके लाया ओके, हो तो फिर ठीक है ठीक है ठीक। हाँ क्या यहीं होगा पे ना। गड़बड़। चलो ना यार, एक ही बात। ठीक है सर तो वो सही होगा। था, एक माइनस का बस दिक्कत है सर। चलो पढ़ फिर दिए। कट। अरे तो ये तो मिट जाता है यार इसमें। व्हाइट बोर्ड नहीं है। तो इस साइड इसको लेकर के आ गए हैं, इसको साइड लेकर के गए हैं, तो यहाँ पे माइनस एल बाई सी रहेगा कुल मिला के ना। मुझे नहीं पता कैसा गया, अच्छा ठीक है। तो यहाँ पे माइनस एल बाई सी रहेगा, तो सी को नीचे भेज दिया मान लो। यहाँ पे सी मल्टीप्लाई कर दिया, सी को नीचे भेज दिए, एक सी रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब एक बार एल को कॉमन ले लोगे तो यहाँ पे क्या रह जाएगा फिर, आर स्क्वायर ये तो ऐसा था ही पहले ही। आ गया क्या कंडीशन हमारा? ठीक है आ गया सर। ठीक है, चलो दे रहा है दुरुस्त है, कंडीशन यही रहेगा, ये बात याद रखनी है, तो मैं यूज़ करना है, बिकॉज ये जेई एडवांस में एक बार बस पूछा गया और उसमें भी लोग ना उस समय, क्योंकि पता था नहीं कि ये कंडीशन होती है करके, तो उन्होंने सीधे लगा दिया था, भले ही ऊपर नीचे था पैरेलल और ये, ठीक है, बट सीधे अप्लाई कर दिया था उन्होंने कि ये एल इसके सी के बराबर होगा करके। ठीक है, एक बात ध्यान रखो तुम यहाँ पे, इस वाले में ना करंट मैक्सिमम नहीं होगा, ठीक है, इसमें करंट मिनिमम होगा, ठीक है ना। इस रेजोनेंस में करंट मैक्सिमम ना होकर के मिनिमम निकल करके आएगा। कोई लॉजिक दे सकता है क्यों? देखो हमने इसको कुछ लिखा था ना, y को g प्लस जे एच लिखा था ना, तो y की ओवरऑल वैल्यू को तो कम कर दी है ना हमने, y की ओवरऑल वैल्यू को कम कर दिया h को जीरो करके, मतलब वन बाई, मतलब z को बढ़ा दिया ना, फिर बढ़ा z को दिया है। और करंट हम कैसे लिखेंगे, v बाई जेड ही लिखेंगे ना, यही वाले z को लिखेंगे, समझ रहे हो। तो ये बढ़ाया है हमने, तो इसमें करंट मिनिमम रहेगा इस रेजोनेंस में,
तो रेजोनेंस का मतलब करंट ऑप्टिमम होना होता है, सीरीज में उसका मतलब मैक्सिमम, पैरेलल में उसका मतलब करंट का मिनिमम हो जाना। ठीक है चलो